हाय ऑल, वेलकम बैक। आज हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने जो बेसिक सीखे थे उसको थोड़ा ब्रशअप करेंगे। तो हमने ये सीखा था कि अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमें चेक करना है कि पर्सन रजिस्टर्ड है या नहीं है। और अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड हो तो हमें क्या चेक करना है कि वो ट्रांजैक्शन जो उसने किया वो टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था, इज द ट्रांजैक्शन टैक्सेबल। तो ट्रांजैक्शन की टैक्सेबिलिटी के लिए कौन सा चैप्टर था हमारे पास? सप्लाई अंडर जीएसटी। और दूसरा चैप्टर कौन सा था? एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। फिर हम देखते थे कि जो हमने ट्रांजैक्शन पे टैक्स कलेक्ट किया उस टैक्स को गवर्नमेंट को कब पे करना है, उसके लिए कौन सा चैप्टर है? टाइम ऑफ सप्लाई। किस वैल्यू पे टैक्स पे करना है, मतलब बेसिक वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमारे पास चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और इस टैक्स को कैसे पे करना है उसके लिए हमारे पास चैप्टर है रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पर्सन रजिस्टर्ड है ऐसा मान लेते हैं, और रजिस्टर्ड कब होता है कब नहीं होता है ये हम लोग सीख चुके हैं। कौन से चैप्टर में? रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। फाइन, अब हमें देखना है ट्रांजैक्शन की टैक्सेबिलिटी के बारे में। हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज सप्लाई अंडर जीएसटी, विच इज योर चैप्टर नंबर 2 एज पर योर मॉड्यूल। फाइन, तो फ्रेंड्स, हर फिस्कल लॉ में, फिस्कल लॉ मतलब जिस लॉ से गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है उसे हम कहते हैं फिस्कल लॉ। हर फिस्कल लॉ में एक इवेंट होता है, वो इवेंट ट्रिगर होने पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जीएसटी से पहले क्या था? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स के केस में एक इवेंट होता था प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो एक इवेंट ट्रिगर होता था जिसको हम कहते थे प्रोविजन ऑफ सर्विस, और ट्रांजैक्शन पे क्या लग जाता था? सर्विस टैक्स लग जाता था। फाइन, अगर आपने गुड्स बेचे तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता था? वैट के केस में सेल ऑफ गुड्स, और ट्रांजैक्शन पे क्या लग जाता था? वैट लग जाता था। अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए तो ट्रांजैक्शन पे क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। तो एक्साइज एक्ट अलग था, वैट अलग था, सर्विस टैक्स अलग था जीएसटी से पहले। तो सर्विस प्रोवाइड करो तो क्या लगता था? सर्विस टैक्स। गुड्स सेल करो तो क्या लगता था? वैट लगता था। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगेगा? एक्साइज। और मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं तो दो टैक्स एक साथ लगते थे, पहले एक्साइज लगता था और फिर टोटल अमाउंट पे क्या लगता था? वैट लगता था। ठीक है ना? तो पुराने जो लॉ थे उनमें टैक्सेबल इवेंट्स कौन से थे जो टैक्स को ट्रिगर करते थे, और इससे क्या होता था? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो वो इवेंट्स थे प्रोविजन ऑफ सर्विस, सेल ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो ये जो टैक्सेबल इवेंट्स थे ये पुराने लॉ में थे। अब जो हमारा लॉ है वो कौन सा है? जीएसटी। और जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट है जो ट्रिगर होने पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा और हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इवेंट है सप्लाई। एंड सप्लाई इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर, सेल, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एटसेट्रा। यानी प्रीवियस लॉज में जो भी टैक्सेबल इवेंट्स थे वो सारे के सारे टैक्सेबल इवेंट्स किस में इंक्लूड हो गए? सप्लाई में। अब आप सर्विस प्रोवाइड करो तो भी जीएसटी लगता है, गुड्स सेल करो तो भी जीएसटी लगता है ना? पहले सर्विस प्रोवाइड करो तो सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स सेल करो तो वैट लगता था। लेकिन अभी क्या है? अगर आप सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स, तो क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी।
जीएसटी क्या है? एक फिस्कल लॉ है जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। हर फिस्कल लॉ में क्या होता है? एक टैक्सेबल इवेंट होता है। वो टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर होने पे क्या होगा? गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा और हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स, जीएसटी में इस टैक्सेबल इवेंट यानी सप्लाई को ट्रिगर करने के लिए कुछ कंडीशंस है। अगर वो सभी की सभी कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो ही क्या होगा? टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर होगा और जो ट्रांजैक्शन आपने किया वो क्या होगा? टैक्सेबल। तो कौन कौन सी है वो कंडीशंस, वो हम देखते हैं। कंडीशन नंबर वन इज सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसका सप्लाई होना चाहिए? गुड्स और सर्विस का। कंडीशन नंबर 2, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स एंड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? बिजनेस पर्पस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन किसका होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विस का। और कैसा होना चाहिए? बिजनेस पर्पस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब इट शुड बी इन द कोर्स एंड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंडीशन नंबर 3 इज सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप कोई चीज सेल करते हो तो आपको कुछ मिलेगा उससे, है ना? तो आपने गुड्स बेचे, उसके बदले में क्या मिला? आपको पैसा। सो यू रिसीव्ड समथिंग इन रिटर्न, है ना? आपने मोबाइल दिया और सामने लैपटॉप ले लिया तो क्या हुआ? बार्टर, है ना? तो उसमें भी आपको कुछ दिया तो आपको कुछ सामने से मिला, ठीक है? तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी है। आपने दिया और आपको कुछ नहीं मिला तो क्या उस केस में टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। वो ट्रांजैक्शन जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होगा। मान लीजिए आपने आपके फ्रेंड को आपका मोबाइल फोन दिया यूज करने के लिए 6 मंथ्स के लिए, तो क्या आपका सेलिंग ऑफ मोबाइल फोन का बिजनेस है क्या? नहीं है। आपने क्या किया? आपने फ्रेंड्स को जस्ट मोबाइल फोन यूज करने के लिए दिया और बदले में उसका मोबाइल फोन यूज करने के लिए ले लिया। तो क्या आपका मोबाइल फोन बाइंग सेलिंग का या रेंटिंग का बिजनेस है क्या? नहीं है। तो ये कैसा हुआ? पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या होगा? जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है? कंडीशन नंबर 4, सप्लाई शुड बी बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई शुड बी डन बाय अ टैक्सेबल पर्सन। फ्रेंड्स, टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और liable to register। liable to register मतलब अंडर सेक्शन 22 उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, या फिर ही इज लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 24, ही माइट वुड हैव फॉल अंडर सम कैटेगरी अंडर सेक्शन 24 जिसमें उसको क्या कराना पड़ रहा है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है बट ही इज लायबल टू रजिस्टर। So taxable person includes both registered as well as person who is liable to register। समझ आ रहा है? तो अगर ये ट्रांजैक्शन कोई रजिस्टर्ड पर्सन करता है या फिर ऐसा पर्सन करता है who is liable to register, तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगा? जीएसटी में टैक्सेबल होगा। फाइन। कंडीशन नंबर 5 इज इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो कैसा सप्लाई नहीं होना चाहिए? तो इट शुड बी अदर देन exempt, नेगेटिव लिस्ट और नॉन जीएसटी सप्लाई। वैसे तो नॉन जीएसटी सप्लाई इज इंक्लूडेड अंडर एग्जेम्प्ट, बट फिर भी मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है? तो वो ट्रांजैक्शन कैसा नहीं होना चाहिए? वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए और वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है?
तो अगर वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट लिस्ट में भी नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में भी नहीं है, तो वो कैसा होगा? टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होगा। और क्या लगेगा? उस पर टैक्स लगेगा। फाइन। तो जीएसटी में ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल होने के लिए 5 कंडीशंस कौन सी है? ये वो 5 कंडीशंस है। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, supply should be in the course or for furtherance of business, supply should be for a consideration, it should be done by a taxable person and it should be a taxable supply। अगर ये पांचों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही क्या होगा? ट्रांजैक्शन जीएसटी में टैक्सेबल होगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। टैक्सेबल इवेंट कौन सी है जीएसटी में? सप्लाई। सप्लाई के ट्रिगर होने की 5 कंडीशंस। ठीक है, पांचों कंडीशंस हम याद रखेंगे। So let's read this basics. A taxable event is any transaction or occurrence that results in a tax consequence. Before levying any tax, taxable event needs to be ascertained. ठीक है, कोई भी टैक्स लगाने से पहले, कोई भी फिस्कल लॉ फॉर्म करने से पहले उसका टैक्सेबल इवेंट असर्टेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट के ट्रिगर होने पे ही क्या होगा? टैक्स लगेगा। So taxable event is the foundation stone of any tax system. It determines the point at which tax would be levied. टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, ये किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? टैक्सेबल इवेंट के ट्रिगर होने के बेसिस पे। और इसीलिए उसको क्या कहा गया है? फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्स सिस्टम। जीएसटी लॉ बाय लेविंग टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज departs from the historically understood concept of taxable event under the state VAT laws, excise laws and service tax laws, that is sale, manufacture and service respectively। मतलब जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। पुराने लॉज में क्या था? सेल, मैन्युफैक्चर एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। इन जीएसटी regime the entire value of supply of goods or services is taxed in an integrated manner, unlike the earlier indirect taxes which were charged independently either on manufacture or sale or on provision of service। क्या बोला है कि जीएसटी में सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस पे क्या लगता है? जीएसटी ही लगता है, या सीजीएसटी या एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले सेल पे लगता, सेल ऑफ गुड्स पे लगता था वैट, प्रोविजन ऑफ सर्विस पे लगता था सर्विस टैक्स, और मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता था? एक्साइज लगता था। फाइन। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या इंक्लूड करता है? कौन सी कंडीशन, कौन से पैरामीटर्स है सप्लाई के जो कि फुलफिल होना जरूरी है एक ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल बनाने के लिए। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। फ्रेंड्स, सेक्शन सारे याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में आप सेक्शन कोट करेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट होगा वो दूसरे स्टूडेंट से काफी अलग होगा और आपको एडिशनल मार्क्स भी मिलेंगे। फाइन। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। कैसे होना चाहिए? इट शुड हैव सम कंसिडरेशन, यू शुड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कैसा होना चाहिए? बिजनेस पर्पज सप्लाई। सप्लाई मस्ट बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। मतलब कैसा नहीं होना चाहिए? एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होना चाहिए, और कैसा नहीं होना चाहिए? नेगेटिव लिस्ट वाला सप्लाई नहीं होना चाहिए। फाइन। अब सप्लाई क्या क्या इंक्लूड करता है? कंडीशंस दी है, कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ठीक है। सेल, इफ यू आर सेलिंग समथिंग। ठीक है। ट्रांसफर, इट इंक्लूड्स, राइट, सेल इंक्लूड्स ट्रांसफर एज वेल। बार्टर, बार्टर मतलब आपने किसी को लैपटॉप दिया, बदले में क्या ले लिया? मोबाइल। कोई मॉनेटरी वैल्यू हुई, एक्सचेंज नहीं, आपने पैसे नहीं दिए, जस्ट एक गुड्स दिए और सामने दूसरे गुड्स ले लिए, तो क्या बोलेंगे उसको हम? बार्टर। सो बार्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ सप्लाई। एक्सचेंज, मान लीजिए आपने लैपटॉप लिया, सामने मोबाइल फोन दिया और क्या दिए? 5,000 रुपए दिए, तो आपने गुड्स दिए प्लस पैसे दिए और सामने क्या लिए? गुड्स। वो ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे हम? एक्सचेंज। तो बार्टर और एक्सचेंज अलग कैसे है? बार्टर के केस में केवल गुड्स देते हैं और गुड्स लेते हैं। एक्सचेंज के केस में आप गुड्स तो ले रहे हो
पर साथ में गुड्स देने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, पेमेंट भी दे रहे हो। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? 20,000 का लैपटॉप लिया, आपका जो मोबाइल फोन आपने दिया उसका वैल्यू कितना था, 10,000। तो एडिशनल जो 10,000 थे वो क्या किया आपने, कैश में दिए। समझ आ रहा है? फाइन। लाइसेंस, कई सारे बिजनेसेस रन करने के लिए फ्रेंड्स लाइसेंस चाहिए होता है। आपको किससे लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से। जैसे आपको लिकर का बिजनेस करना चाहिए तो लाइसेंस चाहिए, आपको क्रैकर्स का बिजनेस चाहिए तो लाइसेंस चाहिए, आपको माइनिंग से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, है ना। तो ये जितने भी लाइसेंसेस आप लेते हैं उस पर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। फाइन। और वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। रेंटल, इफ यू टेक एनी प्रॉपर्टी ऑन रेंट और एनी मशीनरी ऑन रेंट, ठीक है, तो उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। लीज, रेंट क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ट्रांजेक्शन। लीज क्या होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आप घर लेते हो तो किस पे लेते हो, रेंट पे। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर कोई बड़ा यूनिट ले रहे हो, है ना, तो उसमें आप रेंट नहीं लोगे। ठीक है, आपने सारा मशीन इंस्टॉल किया, मान लीजिए 25-50 लाख का खर्चा किया आपने, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 11 महीने में आप जगह खाली करके दूसरी जगह चले जाओगे। इस केस में आप क्या करोगे, लीज एग्रीमेंट करोगे, जो कि क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। डिस्पोजल, आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो मान लीजिए उसके साथ साथ कुछ आइटम्स, कुछ फिनिश्ड गुड्स ऐसे होते हैं जो सूटेबल फॉर कंजम्पशन नहीं होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप, मतलब वेस्टेज। तो उसको भी तो आप बेचोगे, उसको आप क्या करोगे, डिस्पोज। आपकी कोई मशीनरी आप बहुत साल से यूज कर रहे हो, ठीक है, अब वो सही से वर्क नहीं कर रही, तो आप क्या करोगे, उसको स्क्रैप कर दोगे, डिस्पोज कर दोगे। तो डिस्पोजल इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्सेबल ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी। अब जो कंडीशन नंबर 1 हमने देखी थी, दैट वाज सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो व्हाट डज गुड इंक्लूड, गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने फर्नीचर बेचा, मूवेबल है, जीएसटी लगेगा। कार बेची, मूवेबल है, कॉमर्शियल व्हीकल, मतलब कॉमर्शियल व्हीकल बेचा, मूवेबल है, जीएसटी लगेगा। फ्रिज बेची, मूवेबल है, जीएसटी लगेगा। लैंड बेची, मूवेबल है, नहीं, लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और गुड्स के लिए, गुड्स की डेफिनेशन क्या इंक्लूड करती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी लगेगा, सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट डज नॉट इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। गुड्स और क्या इंक्लूड करता है, सो गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स एज वेल। एक्शनेबल क्लेम मीन्स योर राइट टू रिसीव अ क्लेम, योर राइट टू रिसीव अ डेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंश्योरेंस ले रखा है और वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई मैच्योर, तो यू हैव अ राइट टू रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, यू हैव अ राइट टू रिसीव अ क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये क्या हुआ, एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, आपने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, वो बंदे ने आपको 2 महीने से रेंट नहीं दिया, सो वो जो 2 महीने का रेंट रिसीव करने का आपका राइट है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्शनेबल क्लेम। फाइन। आपने किसी को गुड्स सेल किए, और गुड्स किस पे सेल किए, क्रेडिट पे, तो आपका जो पेमेंट रिसीव करने का राइट है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, एक्शनेबल क्लेम। सो एनी क्लेम, एनी राइट टू रिसीव is your actionable claim. Fine. So goods includes every kind of immovable property. It also includes actionable claim. So what does service include? Services includes anything other than goods. Goods के अलावा कुछ भी आप करोगे तो वो क्या होगा, provision of service. Fine. Now supply of anything other than goods or services like money and securities does not attract GST. क्या बोला है कि जो गुड्स और सर्विस की जो डेफिनेशन है, दैट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। आपने किसी को पैसे दिए, क्या उस पैसे देने पे, लोन देने पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा, लोन पे इंटरेस्ट रिसीव किया, उस पे जीएसटी लगेगा, वैसे तो लगता, लेकिन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, उसको जीएसटी में क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है।
आपने जो लोन का पैसा दिया प्रिंसिपल अमाउंट, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट क्या है? आपकी इनकम, आपने लोन दिया, डिपॉजिट किया कहीं पे पैसा, तो क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। तो क्या उस इंटरेस्ट पे लगेगा? वैसे तो लगता, लेकिन इंटरेस्ट इनकम को क्या कर दिया गया है? लोन्स एंड एडवांसेस पे जो आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो उस इनकम को क्या कर दिया गया है? एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फाइन। चैप्टर 4 में आप एग्जेम्पशन लिस्ट देखेंगे, ठीक है, उस एग्जेम्पशन लिस्ट में आपको ये कैटेगरी मिलेगी। फाइन, जिसमें आप लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं और उस पर क्या रिसीव करते हैं? इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम है। ठीक है, सो goods include movable property, anything other than goods is service. Goods also includes actionable claims. However, definition of goods and service excludes money and securities. Securities का एग्जांपल, आपने शेयर खरीदे बेचे, डिबेंचर खरीदे बेचे, तो किसी भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। फाइन। सो फर्स्ट कंडीशन हमने सीखी, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, हमने समझ लिया। सेकेंड इज सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, यू शुड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। तो अब ये कंसिडरेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है। सो कंसिडरेशन मींस, कंसिडरेशन इंक्लूड क्या करता है और कंसिडरेशन एक्सक्लूड क्या करता है, ये हमें समझना है। फाइन। सो कंसिडरेशन इंक्लूड्स पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। पेमेंट इन मनी मतलब आपने सेल फोन खरीदा, पेमेंट दिया, दैट इज पेमेंट इन मनी। मशीन खरीदी, पैसे दिए, दैट इज पेमेंट इन मनी। फाइन। और अदरवाइज मतलब आपने मशीन खरीदी, सामने एक्सचेंज में क्या दिया? ओल्ड मशीन और कुछ पैसे दिए, तो जो पैसे दिए दैट इज कवर्ड बाय पेमेंट इन मनी, बट जो सामने से आपने मशीन दी एक्सचेंज में, दैट इज पेमेंट इन अदरवाइज। यानी आप पेमेंट मनी से कर सकते हो या फिर किसी और तरीके से भी कर सकते हो, मतलब आप एक्सचेंज करो, बार्टर करो, एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। अब ये डेफिनेशन में इंक्लूड करने की जरूरत क्या थी? फ्रेंड्स, क्या होता है, कंसिडरेशन में कहा गया है इट शुड बी पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। अगर केवल पेमेंट इन मनी लिखा होता तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, आपने मोबाइल फोन खरीदा और क्या दिया? पैसे दिए। मान लीजिए मोबाइल फोन की जो वैल्यू है वो थी 20,000 रुपए। फाइन। तो आपने पूरा पेमेंट कैसे किया? 20,000 रुपए आपने क्या दिया? कैश दिया या चेक से पेमेंट किया, है ना? तो जीएसटी किस पे लगेगा? 20,000 पे। आपने मान लीजिए मोबाइल फोन खरीदा 20,000 का, सामने एक्सचेंज में दिया ओल्ड मोबाइल, उसका आपको 10,000 का वैल्यूएशन मिला, तो बाकी का 10,000 आपको कैसे देना है? अब पेमेंट इन मनी 10,000। तो इस तरीके से आपने 20,000 का पेमेंट किया। अगर कंसिडरेशन में ऐसा लिखा होता कि कंसिडरेशन इंक्लूड्स पेमेंट इन मनी, तो जीएसटी किस पे लगता? इस केस में केवल 10,000 पे। लेकिन क्या लिखा है? कंसिडरेशन इंक्लूड्स पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। अदरवाइज मतलब ये जो आपने एक्सचेंज में जो मोबाइल फोन दिया उसका जो वैल्यू आया, दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। मतलब इसको भी इंक्लूड करोगे और पेमेंट इन मनी को भी इंक्लूड करोगे, तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 20,000 पे लगेगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? डेफिनेशन में अगर लिखा होता केवल पेमेंट इन मनी, तो ये जो हमारा सेकंड केस है उसमें जीएसटी लगता केवल 10,000 पे। लेकिन क्योंकि लिखा है पेमेंट इन मनी एंड अदरवाइज, मतलब आपने मोबाइल फोन एक्सचेंज दिया, उसकी भी तो वैल्यू है, वो भी तो आपने पेमेंट ही किया है एक तरीके से, तो जीएसटी किस पे लगना चाहिए? पूरे 20,000 रुपए पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम ना हो और लोग केवल पेमेंट इन मनी पे ही जीएसटी ना लगाए, और जो मोबाइल का टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, उस पे जीएसटी लगाए। इसीलिए लिखा है कंसिडरेशन मींस पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। फाइन। नाउ कंसिडरेशन
इंक्लूड्स मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फोरबियरेंस। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट, मान लीजिए आप 1980s में हैं और एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, ठीक है। इंडिया में केवल एक ही बिस्किट मैन्युफैक्चरर है अभी, और वो है आप। आपके बिस्किट्स मार्केट में बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। एक नई कंपनी आती है मार्केट में जो बनाती है क्रीम बिस्किट्स, और क्रीम बिस्किट जैसा कोई भी प्रोडक्ट अभी तक इंडिया में नहीं है। ऐसा मान लीजिए आप 1980s में है, केवल क्या बनते हैं, नॉर्मल बिस्किट, और क्रीम बिस्किट जैसा कोई प्रोडक्ट इंडिया में है ही नहीं। तो इस केस में जो क्रीम बिस्किट वाला जो आया न्यू कंपनी, उसके बिस्किट्स मार्केट में चलने लग गए, अच्छे से बिकने लगे, तो आपकी कंपनी का रेवेन्यू क्या होने लगा, कम होने लगा। अब आपने सोचा रेवेन्यू कम हो रहा है, क्या करें, आपके पास तो क्रीम बिस्किट बनाने का फॉर्मूला है नहीं। तो जो नई कंपनी खुली, आप उसके ओनर के पास गए और उससे कहा कि आपका जो बिस्किट बनाने का प्रोसेस है, जो नो हाउ है, नो हाउ मतलब आप उसका जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो भी टेक्निकल प्रोसेस है, जो नो हाउ है, वो आपने परचेज किया। फाइन, आपने उसको कहा कि तुम्हारा जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का नो हाउ है वो तुम मुझे सेल कर दो। उसने कहा ठीक है, कितना दोगे? आपने कहा 1 करोड़ रुपए ले लो, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का नो हाउ आप मुझे दे दो, क्रीम बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का। तो जो क्रीम बिस्किट मैन्युफैक्चरर है उसने कहा ठीक है आप ले लो। आपने उससे एक और कंडीशन की कि तुम 1 करोड़ रुपए और ले लो, 1 करोड़ रुपए नो हाउ का तो ले लो, पर 1 करोड़ रुपए और ले लो, और मुझे 5 साल तक तुम ये क्रीम बिस्किट्स मार्केट में तुम नहीं बनाओगे, और केवल कौन बनाएगा, केवल मैं बनाऊंगा। उसको कहते हैं नॉन कंपीट एग्रीमेंट। मतलब जो तुमने मुझे नो हाउ दिया उससे मैं बनाऊंगा क्रीम बिस्किट्स, और तुम जो क्रीम बिस्किट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो तुम स्टॉप कर दोगे, और 5 साल तक तुम मार्केट में नहीं आओगे इन क्रीम बिस्किट्स के साथ। तो बंदा एग्री हो गया, उसने 2 करोड़ रुपए ले लिए, आपको क्रीम बिस्किट का नो हाउ दे दिया, और कंपनी उसकी क्या हो गई, शट डाउन। सो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट, एक्ट मतलब मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट मतलब आपने उससे जो कहा वो उसने किया, मतलब उसने आपको नो हाउ सेल कर दिया, दैट इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट, ठीक है। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फोरबियरेंस मतलब आपने उससे कहा, आपने उसके साथ क्या किया, नॉन कंपीट एग्रीमेंट, मतलब यू शुड बी अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर 5 years, आपने उससे कहा। तो दैट इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फोरबियरेंस, जिसमें आपने क्या साइन किया, एक नॉन कंपीट एग्रीमेंट, और जो 1 करोड़ रुपए नो हाउ के और 1 करोड़ रुपए आपने जो नॉन कंपीट एग्रीमेंट साइन किया उसके 2 करोड़ रुपए पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। क्योंकि इस नॉन कंपीट एग्रीमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इस नॉन कंपीट एग्रीमेंट से सामने वाले को तो 2 करोड़ मिले, आपको कैसे बेनिफिट होगा, आप मार्केट से क्या कर रहे हो, कंपटीशन एलिमिनेट कर रहे हो। अभी तक मार्केट में आप अकेले थे, अब क्रीम बिस्किट भी कौन बनाओगे, आप ही बनाओगे, तो आप ही की कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे सामने वाली कंपनी को तो क्या कर दिया आपने, मार्केट में से एलिमिनेट कर दिया। फाइन, सो दिस इज नोन एज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फोरबियरेंस। कुछ करने का पैसा और कुछ न करने का पैसा आपने सामने वाले को दिया, सो उस पे क्या लगेगा फ्रेंड्स, जीएसटी लगेगा। फाइन, समझ आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। So consideration includes payment in money or otherwise. It also includes monetary value of an act or forbearance. Consideration excludes subsidy given by central government or state government. मतलब आपने एक रूरल एरिया में मान लीजिए मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, फाइन। उस रूरल एरिया में मेडिसिन्स को बाहर से लाना और लोकल सप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, और बाहर से मेडिसिन उस एरिया तक लाने में मेडिसिन क्या हो जा रही है, बहुत ही कॉस्टली हो जा रही है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम दी है कि जो भी उस एरिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी डालेगा, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको क्या मिलेगा, उसको सब्सिडी मिलेगी। अब आपने जो मेडिसिन बनाई उसका आपको कॉस्ट आ रहा था, मान लीजिए पर यूनिट 90 रुपीज, ठीक है।
और आपका एमआरपी था मान लीजिए 110 रुपए। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो 110 रुपए का एमआरपी वो काफी हाई है, अगर लोग मेडिसिन खरीदना चाहेंगे तो इस रेट पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट हमसे कहती है कि जो आप 110 पे मेडिसिन बेच रहे हो इसको आप 80 में बेचो। हमने कहा 80 में तो हमको लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको 110 ही मिलेंगे, आप मार्केट में 80 में बेचो और जो बचे हुए 30 रुपए हैं वो गवर्नमेंट देगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? मेडिसिन का प्राइस आपने कितना रखा मार्केट में? 110 रुपए। उस 110 रुपए में से गवर्नमेंट ने कहा कि आप मार्केट में से 80 ही चार्ज करो ताकि मेडिसिन क्या हो, लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। बाकी के 30 रुपए हमको कौन देगा? गवर्नमेंट देगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो क्वेश्चन ये है जीएसटी किस पे लगेगा? 80 पे या 110 पे, यानी 80 प्लस 30 पे। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन ये कहती है कंसिडरेशन एक्सक्लूड्स सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दी तो उसको क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, और जो वैल्यू आप मार्केट से कलेक्ट कर रहे हैं उस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो हमारे केस में जीएसटी किस पे लगेगा? 80 रुपीज पे लगेगा। फाइन। मान लीजिए किसी स्कूल में, उस स्कूल के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। स्कूल कहां पे है? रूरल एरिया में। नोटबुक का प्राइस आपने रखा 30। ठीक है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो आपने 30 रुपीज प्राइस रखा उस प्राइस पे स्कूल के जो बच्चे हैं इस नोटबुक को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप स्कूल को ये नोटबुक दो केवल 15 रुपए में। बाकी के 15 हमको कौन देगा? बाकी के 15 हमको देगी गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो स्कूल को हमने नोटबुक कितने दी? 15 में। तो जीएसटी किस पे लगेगा? 15 पे या 30 पे? जीएसटी लगेगा केवल 15 रुपए पे। 15 पे मान लीजिए जो भी परसेंटेज लगता है वो हम चार्ज करेंगे, और 15 प्लस जीएसटी किससे कलेक्ट करेंगे? स्कूल से कलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए या लोगों को अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी दे रही है तो जितना आपने प्राइस मार्केट से चार्ज किया उतने पे ही जीएसटी लगाना है। जो पेमेंट आपको गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, उस पे आपको जीएसटी नहीं लगाना है। क्लियर है? So consideration means payment in money or otherwise, monetary value of an act or forbearance. It excludes subsidy given by central government or state government. It excludes refundable deposits. आपने मानिए बीएसएनएल का टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, लैंडलाइन। तो ये टेलीफोन कनेक्शन लेने से पहले आपको बीएसएनएल को एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना पड़ता है। तो क्या ये डिपॉजिट अमाउंट जब आप ये कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन कैंसिल करोगे तो आपको रिफंड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये कैसा हुआ? रिफंडेबल डिपॉजिट। तो रिफंडेबल डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता है। मतलब आपने जो वन टाइम पेमेंट जो बीएसएनएल को किया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट टेलीफोन कनेक्शन लेते टाइम पे, उस पे बीएसएनएल जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। बीएसएनएल जीएसटी किस पे चार्ज करेगा? केवल जो आपके मंथली बिल आएंगे, जो आप टेलीफोन यूज करके जो सर्विस अवेल करोगे उसका जो मंथली बिल आएगा उस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। जो आपने डिपॉजिट पे किया उस पे जीएसटी बीएसएनएल चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि वो कैसा डिपॉजिट हुआ? रिफंडेबल डिपॉजिट हुआ। फाइन, क्लियर है? कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट इन मनी और अदरवाइज मेड बाय अ रेसिपिएंट और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। मान लीजिए मैं मिस्टर ए हूं, मुझे मिस्टर सी को पेमेंट देना है और मिस्टर बी से पेमेंट लेना है। मैंने मिस्टर सी से कुछ गुड्स खरीदे और
मैंने मिस्टर बी से कहा कि आप डायरेक्टली ऐसा करो, मिस्टर सी को पेमेंट कर दो, वैसे भी आपको मुझे तो करना ही है, आप ऐसा करो डायरेक्टली मिस्टर सी को कर दो। तो क्या मिस्टर सी को जो हमने पेमेंट किया, क्या उसको कंसिडरेशन कहेंगे? हाँ कहेंगे, क्योंकि पेमेंट मेड बाय रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, मतलब मेरे बिहाफ पे मिस्टर सी को किसने पेमेंट दिया? मिस्टर बी ने पेमेंट दिया। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। मतलब मिस्टर सी जो मुझे गुड सेल करेगा और उस पर जो इनवॉइस इशू करेगा उस पर उसको जीएसटी लगाना है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में क्या है? कंसिडरेशन है, भले ही मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन कौन दे रहा है मेरे बिहाफ पे? मिस्टर बी मिस्टर सी को दे रहा है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। सो कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, मेड बाय मी और मेड बाय समवन और ऑन माय बिहाफ। कंसिडरेशन includes monetary value of an act or forbearance. Consideration excludes subsidy given by central government or state government. Consideration excludes refundable deposits. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? फाइन। Any transaction involving supply of goods or services without consideration is not a supply. ठीक है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है तो उसको हम सप्लाई नहीं कह सकते और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अनलेस इट इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब कंसिडरेशन होना ये एक मैंडेटरी कंडीशन है सप्लाई की, तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन इसका भी क्या है? एक एक्सेप्शन है, दैट इज शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या होता है। फाइन।